हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन जुडिशरी के दिए हुए के इम्पोर्टेंट केस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस केस को अगर हम लोग देखें तो ये जो केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण के नाम से इस केस को जाना जाता है। तो इस केस को हम डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये केस जुडिशरी के सामने आखिर पहुंचा क्यों था। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में अगर हम लोग चलें तो ये केस के जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट होते हैं 1971 के जनरल इलेक्शन से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी रायबरेली के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी और इनके अगेंस्ट जो है श्री राज नारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। और इलेक्शन का जो आउटकम था, इलेक्शन का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट से राज नारायण जी डिससेटिस्फाइड थे। उनका कहना था कि इस इलेक्शन प्रोसेस में जो इंदिरा गांधी है उन्होंने माल प्रैक्टिसेस को, करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज किया और इसी के चलते जो है उन्होंने चुनाव को जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू था। इस इम्पोर्टेंट इशू को लेकर के जो मिस्टर राज नारायण है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस इशू को रेज किया। इस इशू को जब उन्होंने रेज किया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को सुनने के बाद मिसेस इंदिरा गांधी जो हैं उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब जब डिसीजन आया तो इस डिसीजन के आने के बाद जो मिसेस इंदिरा गांधी थी वो इस डिसीजन से डिससेटिस्फाइड थी और इस चीज को देखते हुए उन्होंने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो जब इस केस को चैलेंज किया गया तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे जो समर वेकेशन था, समर वेकेशन होने के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा था। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम वहां पर स्पेशल बेंच जो थी, ठीक है, अवकाशकालीन बेंच जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बेंच में इस मामले को सुनने के लिए लाया गया। तो जो जस्टिस थे कृष्णा अय्यर, उन्होंने इस मामले को सुना और इस मामले को सुनने के बाद उन्होंने टेम्परेरी स्टे जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पर दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो डिसीजन है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मिसेस इंदिरा गांधी कैन एक्ट एज ए प्राइम मिनिस्टर और वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। लेकिन साथ ही साथ कृष्णा अय्यर ने कहा कि जब वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन शी शैल नॉट बी एलिजिबल टू वोट इन एनी प्रोसीजर, यानी कि उनको वहां पर किसी भी कार्यवाही में वोट देने या मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस अपन लोग देखें तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 329 ए क्लॉज 4 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया और इसमें यह प्रोविजन कर दिया गया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर shall not be challenged in any court of law, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो है इनके इलेक्शन में किसी तरीके का इंटरफेयर करने का परमिशन नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्शनेबल इशू था। इसी दौरान अपन लोग देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1974 या जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया गया। इसी दौरान अपन लोग देखते हैं कि इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो है वो पास किया गया। निर्वाचन अधिनियम 1975 को भी यहाँ पर पास करके और इन कानूनों में संशोधन करने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की तरफ से। तो ये भी अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल इश्यूज थे। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट इशू था ही सही कि द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी वाज वैलिड और नॉट। तो ओवरऑल अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर 3 इश्यूज थे। पहला, वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 39। ठीक है, सेकंड, वैलिडिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1974 और 1975 का जो इलेक्शन एक्ट था उनको यहाँ पर चैलेंज किया गया था और साथ ही साथ इंदिरा गांधी के इलेक्शन को भी जो है यहाँ पर चैलेंज किया गया था। ठीक है, 75 में हम लोग देखते हैं कि इस केस को ऑन बोर्ड लिया गया, 5 जजेस का बेंच बनाया गया जिसमें अपन लोग देखते हैं कि चीफ जस्टिस ए.एन. रे जो है वहां पर इंक्लूडेड थे। इनके साथ ही साथ अपन लोग देखें तो H.R. खन्ना, ठीक है, जो कि काफी एक प्रोमिनेंट जज थे, के मैथ्यू, H.M. बेग
और YV चंद्रचूड़ जो है वो एज ए जस्टिस इस बेंच में इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहले जो बात की गई वो पहला इशू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसा कि यहां पर अपन लोग देखते हैं कि बोल दिया गया था कि भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर शेल नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहां पर जो सबसे बड़ा इशू था, मेन इशू था जो उठाया गया था, दैट वाज इस प्रोविजन के थ्रू क्या किया गया है, इन लोगों के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर यह माना गया कि इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इट इज द वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो माना गया वो ये माना गया कि ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड, यानी कि संसद के सभी सदस्य जो हैं वो क्या है, निर्वाचित हैं, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी जो है वो क्या है, इलेक्टेड मेंबर हैं। और जब इन सभी लोगों के इलेक्शन को कोर्ट के परव्यू से बाहर कर दिया गया, तो यह माना गया कि इन लोगों ने अपने आप को अदर मेंबर्स से ऊपर मानते हुए इनको अपने आप को जो है वो इस प्रोसीजर से, जुडिशियल रिव्यू के प्रोसीजर से बाहर कर लिया। तो ये एक तरीके का डिसिमिलरिटी क्रिएट हुआ। यह माना गया कि इन सभी लोगों ने अपने आप को क्या किया है, इन सभी लोगों ने अपने आप को लॉ से अबव या लॉ से ऊपर रखने का काम किया है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर क्या किया गया, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इनवैलिड इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यहीं पर अपन लोग देखते हैं एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो क्या थी, केशवानंद भारती वाले केस में 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया गया था, उस बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को यहां पर रीअफर्म करने का काम इस केस में भी किया गया। ठीक है, यहां पर यह भी बात थी कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है वो तो क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पर कुछ और चीजों को भी एज ए बेसिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का काम किया गया। ठीक है, अदर देन जुडिशियल रिव्यू अपन देखते हैं जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को भी जो है बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना गया। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, यानी कि गणतंत्रीय और संसदीय राज व्यवस्था को भी जो है बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना गया। इसके अलावा अपन लोग देखते हैं कि सेक्युलर नेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ठीक है, राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी जो है वो क्या किया गया, यहां पर इसी तरीके से माना गया। ठीक है, यहां पर जैसे देख रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि अपन लोगों ने देखा था, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जैसे भी अब हम लोगों ने बात की थी, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है ना, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आई थी, शक्तियों का पृथक्करण, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहां पर एक और जो इशू उठाया गया था, दैट वाज द सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कानून बनाना या फॉर्मेशन ऑफ लॉ इज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, बट उसको रिव्यू करना, यानी कि देखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये देखना जो है वो किसकी अथॉरिटी है, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेपरेशन ऑफ पावर था इसको भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि 39th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था, जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा अपन लोग देखते हैं कि पर्सनल लिबर्टी या इंडिविजुअल्स लिबर्टी, इन सभी चीजों को एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट इशू था जिसको यहां पर उन्होंने लिया था और लेकर के उसको यहां पर उन्होंने देखने का काम किया था। ठीक है, सेकंड इशू जैसा कि अपन लोगों ने देखा था, है ना, सेकंड इशू जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया था कि ठीक है अमेंडमेंट जो किया गया था पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में 1974 में और इलेक्शन एक्ट 1975 में, तो यहां पर जो इशू था दैट वाज कि भाई
जब यहाँ पर प्रोसीजर्स चल रही थी पार्लियामेंट की, उस समय पे जो है नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट था। नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट होने के कारण कई लोग ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट वोट करना चाहते थे, बट दे वर डिटेन्ड इन दी लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उनको निरुद्ध कर दिया गया था। ठीक है, वो डिटेंशन में थे, इसलिए वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसलिए इस अमेंडमेंट्स को जो है वो क्या किया जाना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, तब यहां पर अपन लोग देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आर्टिकल 122 को ग्राउंड बनाते हुए उन्होंने बोला है कि भाई जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उन प्रोसीजर्स में डिसीजन लेने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, दैट इज दी पर्सन। ठीक है, स्पीकर और द चेयरमैन is the authorized person to take decision regarding the parliamentary procedures। उसमें जो है वो जुडिशरी किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर किसी तरीके की वहां पर अपन लोग देखते हैं कि इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है जुडिशरी को इन इरेगुलरिटीज में इंटरफेयर करने की अथॉरिटी नहीं दी। तो इस चीज को देखते हुए जो है कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उन अमेंडमेंट्स को इंटैक्ट रखा। उन्होंने इनमें किसी भी तरीके के जो है अमेंडमेंट किए गए थे उसको इरेगुलर या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा अपन लोग देखते हैं जो अदर इशू हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, दैट वाज दी वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इस चीज को चैलेंज इस बेसिस पर किया गया था कि मिस्टर यशपाल कपूर जो कि इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्हीं को जो है मिसेस इंदिरा गांधी ने अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त किया था। तो इसके रिगार्डिंग ये इशू उठाया गया था कि भाई इन्होंने जो गवर्नमेंट मशीनरी है उस मशीनरी का मिसयूज किया। यशपाल कपूर ने जो है उनके फेवर में या उनके सपोर्ट में कई सारी मीटिंग्स की और उन्होंने जो है इलेक्शन प्रोसीजर को अफेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जब इस चीज को रिव्यू किया गया जुडिशरी ने, तो उन्होंने देखा कि भाई किसी भी तरीके की यहाँ पर इरेगुलरिटी या मिसयूज ऑफ मशीनरी दिखाई नहीं देता। इसके पीछे जो रीजन दिया गया वो ये था कि जब यशपाल कपूर को मिसेस इंदिरा गांधी ने अपना पोलिंग एजेंट अपॉइंट किया था, उसके पहले यशपाल कपूर अपनी ऑफिशियल पोजीशन से रिजाइन कर चुके थे एंड ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरी। ठीक है, इसलिए वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इलेक्शन प्रोसीजर को किसी भी तरीके से अफेक्ट कर पाए। तो इस चीज को देखते हुए जो है ये बोला गया कि जो मिसेस इंदिरा गांधी है उनका इलेक्शन वैलिड है और वो कंटिन्यू करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इस पूरे के पूरे केस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया गया। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के जो चीज हमारे सामने आई वो ये कि एक बार फिर से जुडिशरी ने जो है वो लिमिटेशन डिसाइड करने का काम किया। हमको पता ही है जुडिशरी का काम ही यही है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो अपने अपने एरिया ऑफ फंक्शनिंग में रखें, वो एनक्रोचमेंट ऑफ फंक्शनिंग नहीं करें। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेचर ने क्या किया था, जुडिशियल रिव्यू को खत्म करने की कोशिश की थी। तो उस डिसीजन को जो है उन्होंने पलटते हुए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, वॉइड डिक्लेयर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, इस केस का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि हम लोग देखते हैं कि इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर के जब बात होती है तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हम देखते हैं कि जुडिशरी ने किसी भी तरीके के प्रेशर को जो है अपने ऊपर नहीं लेते हुए अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, अगेंस्ट द प्रोमिनेंट पर्सन मिसेस प्राइम मिनिस्टर जो थी उनके अगेंस्ट उन्होंने अपने डिसीजन को रखा, जिससे हमको पता चलता है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले पार्ट में हम लोग के एक और इम्पोर्टेंट केस को लेकर के आएंगे।